दोस्तों नमस्कार। विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था, सत्ता इतनी ताकतवर कभी नहीं थी। खास तौर से चुनाव के ऐलान के बाद इस देश के किसी भी चुनाव को परख लीजिए, विपक्ष के तेवर चुनाव ऐलान के बाद बड़े तीखे हो जाते थे। और राजनीतिक तौर पर विपक्ष जब सड़कों पर निकलता था तो इस देश का मीडिया हो या इस देश में चुनाव संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग हो, इस देश के भीतर में नौकरशाही हो या इस देश के भीतर में हर संस्थान को संभाले हुए बड़े बड़े नौकरशाह अपने तौर पर राजनीतिक परिस्थितियों को आंकते जरूर थे। और चुनाव के वक्त तो इस देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट हो, वह भी परिस्थितियों पर नजर बड़ी पैनी रखता था कि पता नहीं इस चुनाव में क्या होगा। लेकिन क्या आपने इस दौर में जब विपक्ष बेहद कमजोर है, कांग्रेस एक लिहाज से दिवालिया है, उसके तमाम अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं, उस पर लगातार मुआवजा दर मुआवजा और ब्याज दर ब्याज थोपा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर इस देश के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमजोरियों से भी वाकिफ हैं और उन कमजोरियों के आश्रय इस देश में सियासत के तौर तरीकों के जरिए किस तरीके से एजेंसी निशाना साधती है वह उससे घबराए हुए हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस दौर में ताल ठोक कर खड़ी हो जाए और कहे कि हम अपने राज्य में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। थोड़ी बहुत ताकत ममता बनर्जी ने दिखाई जरूर, लेकिन उनकी ताकत के पीछे का समीकरण उनको अकेले ले गया। यानी राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लाभ होगा यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह कौन सी परिस्थिति है जो इस देश में मौजूदा सत्ता को डरा रही है, क्योंकि कोई जानकारी खुले तौर पर सत्ता के खिलाफ इस वक्त आती नहीं है। ऐसा कोई फैसला आप सुन नहीं पाते हैं जिसमें सत्ता को न्यायपालिका के जरिए बड़ा झटका लग जाए। इस दौर में किसी भी एजेंसी के जरिए या किसी भी सरकार के अपने नौकरशाहों के जरिए जो उनका अपना काम है, चाहे वह सीएजी ही क्यों ना हो, आपने कोई रिपोर्ट इस दौर में देखी परखी नहीं होगी। लेकिन बावजूद इन सब के किस बात का डर है इस दौर में सत्ता को, जिसको लेकर उसके भीतर एक तरह की बेचैनी है कि कहीं सत्ता गंवा ना दे। उस दिशा में बढ़े उससे पहले हमें लगता है 3-4 बात अपने जहन में साफ कर लीजिए। इस दौर में खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर जिसकी मौजूदगी देश के भीतर है, कोई भी इस दौर में विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल को एक पैसा भी पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर रहा है। और पॉलिटिकल फंडिंग यह चुनाव के वक्त भी नहीं होगी, क्योंकि जिस धारा को राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता ने बता दिया है उसका एक ही मैसेज है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। तो आप पॉलिटिकल फंडिंग अगर विपक्ष को करेंगे तो उसके बाद आपको समझना होगा आप किस रास्ते जा रहे हैं। यानी एक लिहाज से कह सकते हैं यह धमकी भी है और शायद मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और इस देश की संसदीय सत्ता की अपनी नजरिए को रखने की कोशिश भी है, जिसमें सत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कॉरपोरेट से कितनी भी पूंजी ले लें उसे लौटाएंगे कैसे। और अब यह खेल तो इस देश में खुले तौर पर खुल चुका है। तो पहला सवाल यह है कि कॉरपोरेट का एक पैसा भी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर इस देश में विपक्षी राजनीतिक दलों के पास नहीं जाएगा। विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए उसके पास इतना पैसा है नहीं, और अपने अपने राज्यों में जहां पर छत्रपों की सरकार है वहां पर अगर चुनाव के ऐलान की तारीख के बाद से अगर आप परखना शुरू करें कि उड़ीसा में कितने छापे पड़े, पश्चिम बंगाल में कितने छापे पड़े, कितने छापे इस दौर में तमिलनाडु में पड़े या हर उस राज्य में पड़े जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो औसत निकालिएगा तो 2019 की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि 2019 में चुनाव के ऐलान के बाद ईडी ने छापे नहीं मारे थे, सिर्फ
17 छापे पूरे देश भर में उस पीरियड में मारे थे जिस दौर में चुनाव हो रहा था। इस दौर में तो छापे दर छापे हैं और नेताओं के इर्द गिर्द जो उनके अपने पॉलिटिकल करीबी हैं या दूसरी तरफ जो भी बिजनेसमैन है जो लगता है कि वह मौजूदा विपक्ष की राजनीति को साधने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग कर सकते हैं, तो उनकी घेराबंदी छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है, उनकी घेराबंदी झारखंड में भी हो चुकी है और उनकी घेराबंदी हिमाचल प्रदेश में भी हो चुकी है। और यह घेराबंदी पंजाब के भीतर भी है जहां पर छापों की फेरिस्त रुकी नहीं है, थमी नहीं है। पहला मैसेज, चुनाव के लिए एक बराबर मैदान सत्ता और विपक्ष का नहीं है, बावजूद इसके किस बात का डर है। दूसरा सवाल, इस दौर में चुनाव आयोग के दरवाजे को चाहे कांग्रेस खटखटाए, चाहे तृणमूल कांग्रेस खटखटाए, चाहे विपक्ष के तमाम नेता एक के बाद एक शिकायतों का पूरा पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे, लेकिन उनको उनके अनुकूल ना तो जवाब मिल पा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई होगी, ऐसे कोई संकेत उन्हें मिल भी पा रहे हैं। अब यहां पर आगे की परिस्थिति कहीं और ज्यादा तीखी हो चली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी डर किस बात का है? वो कौन सा डर है जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डरा रहा है? क्योंकि इसके बाद की परिस्थिति में तो इस देश का मीडिया भी सरकार के रंग में है। वो ऐसा कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है जिसके जरिए सरकार से पूछा जा सके कि गवर्नेंस के दौर में उसने क्या कुछ किया, और अगर जो किया तो फिर वह समाधान के तौर पर इस देश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अलग अलग बीमा योजनाओं तक की बात हो रही है देश के भीतर, जो पैसा निर्धारित किया गया वह भी कंपनियां हड़प कर ले गई, लेकिन जनता को नहीं मिला। वो फसल बीमा नहीं बल्कि वह अटल पेंशन योजना भी हो सकती है, वो अलग तरीके से बीमा योजना जो शुरू की गई प्रधानमंत्री के नाम के साथ, उसका जिक्र भी हो सकता है। यहीं से बात और खतरे की घंटी की शुरुआत होती है। क्या वाकई इस देश के भीतर में जब सरकार के कानों तक या इस देश के पीएमओ के भीतर कोई जानकारी पहुंच ही नहीं रही होगी, तो क्या यह चुनाव के भीतर कहीं विपक्ष तो खत्म हो गया, राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ताकत बची नहीं कि वो अपने बूते खड़ा हो सके, खड़ा होने की कोशिश होगी तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये मैसेज तो बहुत साफ है। ये मैसेज कैसे साफ है? हमको लगता है इसकी एक आवाज आपको आज कांग्रेस के जो ट्रेजरर हैं उनके जरिए, माकन के जरिए सुननी चाहिए कि वह शिकायत का पुलिंदा लेकर आज पत्रकारों के सामने यह कहने के लिए पहुंचे कि देखिए बीजेपी ने इतना गड़बड़ घोटाला किया और हमको नोटिस थमा दिया गया और बीजेपी को कुछ नहीं दिया जाता है। ये पूरे आंकड़े क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक छोटे से हिस्से को सुनिए जरूर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है, कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए। तो विपक्ष कितना कमजोर है कि उसकी बात को चुनाव आयोग इस दौर में सुनने को तैयार नहीं। पत्रकारों के सामने बैठकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कह रही है, लेकिन मीडिया में उसके लिए कोई जगह नहीं। दुनिया भर में भारत के चुनाव के वक्त 2-2 मुख्यमंत्री जेल में, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज, इन बातों का जिक्र खुले तौर पर होते होते संयुक्त राष्ट्र में भी होने लगा है। यानी जर्मनी, अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र, लेकिन भारत के भीतर आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी जहां पर यह सवाल उठ रहे हों और उठाए जा रहे हों, जबकि इससे पहले हर चुनाव में विपक्ष की एक एक बात का जिक्र मीडिया करने से चूकता नहीं था। लेकिन बावजूद इसके घबराहट किस बात को लेकर है? और यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या देश की जनता जिन परिस्थितियों में जी रही है वो सच क्या सामने आ जाएगा? इस देश की हकीकत क्या है अगर इस देश में हर तीसरा वोटर
युवा है, जो बेरोजगार है, तो क्या इस देश की हकीकत यह बताती है कि जो इस देश में पढ़ा लिखा नहीं है उसकी जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो 3.4% है, लेकिन जो ग्रेजुएट है यानी जिसने बीए कर लिया है उनकी बेरोजगारी की स्थिति 29.1% है। इस देश के भीतर में लगभग 80-82% सबको मिला दीजिएगा और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको अलग करके देखिएगा तो रोजगार लगभग 18% के दायरे में ही आएगा, बाकियों के पास रोजगार नहीं है। क्या डर है कहीं कि अगर इनकी आवाज को कोई जगह मीडिया में नहीं मिल रही है, इस देश में कहीं नहीं मिल रही है, सरकार अपनी चकाचौंध में लगातार लपेटे हुए है खुद को, तो क्या ये जाग सकते हैं? तो क्या ये जनता की परिस्थिति में सरकार डरी हुई है? क्योंकि मसला सिर्फ बेरोजगार और डिग्रीधारी बेरोजगारों का नहीं है। इस देश के भीतर जो 8 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर दिया गया उनके भीतर की भी कुछ आवाज है। कई लोग दोबारा सिलेंडर खरीद नहीं पाए, जिनसे जो वादे किए वो पूरे हो नहीं पाए। तो क्या महिलाओं के भीतर और रसोई के भीतर की ज्वाला भी कहीं चुनाव में जाग सकती है? इस देश के वह युवा जो सरकार के आंकड़े कहते हैं और बैंकों के जरिए जो निकल कर आया कि मुद्रा योजना के तहत 43 लाख खातों में पैसा गया है और ये खातों को लेकर सरकार इतनी खुश है कि हमने तो सबको रोजगार दे डाला, रोजगार तो नहीं दिया, ऐसा बना दिया कि वह खुद रोजगार दे सकते हो। तो क्या इस देश के भीतर 43 लाख खाते जो लड़के संभाले हुए हैं, जिनको मुद्रा योजना के जरिए पैसा मिला, क्या उनके भीतर भी गुस्सा होगा कि बार बार पैसा अकाउंट में आ रहा है, खुश हो जाएं, या कभी अपने पैरों पर अपनी डिग्री के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए खड़े भी हो पाएं? इस देश के भीतर में तो सवाल किसान सम्मान निधि का भी होगा, जहां 2000 रुपए हर 4 महीने में दिए जाते हैं। और होते होते बात तो अब मनरेगा पर भी आ गई है। मनरेगा पर यह सवाल आज इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि मनरेगा में दुनिया का अपने तरीके का एक अजूबा रोजगार देने का माध्यम है, जिसमें तकरीबन 25 करोड़ लोग मजदूर इस देश के जुड़े हुए हैं। यूरोप के कई देश इसमें समा जाएं और उनके रोजगार में इजाफा इस दौर में जो किया गया, उत्तर प्रदेश में 230 रुपए प्रतिदिन के मिलते उसको बढ़ाकर 237 रुपए कर दिए गए। मध्य प्रदेश में 221 रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर 243 रुपए कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में 221 रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर 243 रुपए कर दिए गए। बिहार में 228 रुपए मिलते थे, जो कि बढ़ाकर 245 रुपए कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में 237 रुपए मिलते थे, जिसको बढ़ाकर कहा गया अब अगली बार 250 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र में 273 मिलते थे, उसको बढ़ाकर 297 रुपए 297 रुपीस कर दिया गया। राजस्थान में ये 255 से बढ़कर 266 हो गए। हर राज्य में बढ़े हैं, लेकिन इन राज्यों का नाम महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनका जिक्र हमने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि यहां की राजनीतिक परिस्थितियां समाज से और उसकी गरीबी से और उसकी अर्थव्यवस्था से और उनकी बेरोजगारी और मुफलिसी से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहां से निकलने वाले जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर बार जिक्र उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार और सामाजिक जीवन बेहतर बनाने का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा तो इस पर सरकार खामोश है। तो क्या जो देश की इकोनॉमी और उसके जरिए जो देश के हालात हैं जिसको हर दिन लोग जी रहे हैं, कहीं वो जागृत तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो इस दौर में चुनाव का ऐलान जरूर हो गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर आपको चुनाव के वक्त जो मुद्दे रेंगने चाहिए आपको कहीं सुनाई नहीं दे रहे होंगे। आप उन सवालों से दूर होंगे जो इस देश के भीतर में गांव, पंचायत, जिला जरजिला लगातार ये सवाल जो अलग अलग जगह गूंजते हैं, उनसे आप रूबरू हो नहीं पा रहे होंगे। यानी हर चुनाव में देश के भीतर जिक्र होता था करप्शन मिटा देंगे, इस बार नहीं जिक्र हो रहा है। महंगाई खत्म कर देंगे, इस बार जिक्र नहीं हो रहा है। रोजगार दे देंगे, इस बार जिक्र नहीं हो रहा है। आपकी जिंदगी और आपकी रसोई में बड़ी मदद कर देंगे, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। टैक्स कम कर देंगे, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। डॉलर इतना बढ़ गया उसको कम लाने की जरूरत है, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे, कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो जब सारे मुद्दे जो इस देश के भीतर लोगों से जुड़े हैं, अगर उसका कोई जिक्र नहीं है और मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है
और जो मुश्किल हालात विपक्ष के सामने है, उनके अपने हालातों को भी उठाने को तैयार मीडिया नहीं है। और इस देश में चुनाव आयोग, जिसको तो एक समतल जमीन चुनाव के लिए बनानी थी, जिसके बाद बेहतरीन चुनाव हो सके, लेकिन शिकायत लेकर टीएमसी पहुंचती है चुनाव आयोग के दफ्तर में और कहती है कि देखिए चुनाव का ऐलान हो गया। इसके बाद तो इस देश में आचार संहिता लग गई, लेकिन बावजूद इसके जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज है वो किस तरीके से काम कर रही है, वो किसका आदेश मान रही है? आपका आदेश है। आप तो डीएम बदल रहे हैं, एसपी बदल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर तबादले कर रहे हैं, तो वो किसका आदेश मान रही है? क्या वो अपने आदेश पे चल रही है या सरकार पीछे से अपनी उंगलियों को हिलाकर उनको आदेश दे रही है? इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इसी दौर में इलेक्शन ऐलान हुआ तो तुरंत एक मुख्यमंत्री, कुछ दिनों के बाद दूसरा मुख्यमंत्री, कुछ दिनों के बाद इनकम टैक्स का नोटिस जो मिला कांग्रेस को। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि आचार संहिता है, चुनाव आयोग है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन विपक्ष कहीं नहीं है। उस पूरी दौड़ में जो नजर आना चाहिए, जो नजर आ रहा है, वो सत्ता नजर आ रही है। और सत्ता का मिजाज क्या है, हमें लगता है आज उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करते करते वो कितने आगे चले गए, यह भी सुनना चाहिए। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए, तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूं। अब यहां प्रधानमंत्री बिल गेट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी जिस देश में 10 बरस के कार्यकाल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को एक भी बार नहीं बुलाया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको जो सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए, हम जवाब देंगे। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते 10 बरस में नहीं हुई है। लेकिन बिल गेट्स इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। तो इस देश के भीतर चुनाव के ऐलान के बाद क्या आपने राजनीतिक तौर पर इस देश में जनता से जुड़े मुद्दों को उठते हुए देखा? और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उसमें राजनीतिक दल कहीं नहीं है। और इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर, उसको जो नोटिस कुल मिला के आया वह 1823 करोड़ का है। और उसका कहना आज अपने तौर पर था कि आपको तो 4000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी से वसूलना चाहिए। जिस आधार पे आपने हमें नोटिस दिया उसी आधार पे आप उनसे वसूल सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। लेकिन सवाल यहां यह नहीं है कि चुनाव तो पैसे से लड़े जाते हैं। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो डेमोक्रेसी के अलग अलग पायदान हैं, अलग अलग स्तंभ हैं, यानी जो सीढ़ियां हैं और जो पिलर है, वह दोनों परिस्थिति चुनाव से हट चुकी है। राजनीतिक तौर पर इस देश की जनता को ही तय करना है कि आखिर वह किन परिस्थितियों में अपने आप को आने वाले वक्त में देखना चाहती है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर ईवीएम मशीन में अलग अलग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह तो होंगे, नाम भी होंगे, लेकिन उसके साथ इस बात का जिक्र नहीं होगा कि वह उन मुद्दों को उठा भी रहा था या नहीं उठा रहा था। राहुल गांधी ने कल तंज कसा प्रधानमंत्री पर कि आपने मनरेगा में 7 रुपए बढ़ा दिए, और उन्होंने बधाई दी मनरेगा के मजदूरों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो 7 रुपए बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 200 के बदले 400 रुपए देंगे। लेकिन क्या आपने कहीं जिक्र सुना? इस दौर में जो भी ऐलान राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौर कर रहे थे, आपने कुछ भी नहीं सुना होगा। वो चाहे एमएसपी से जुड़ा हुआ हो, चाहे रोजगार को लेकर जुड़ा हुआ हो, चाहे महंगाई को लेकर सवाल हो, चाहे सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस को तोड़ने का सवाल हो, कोई आपके पास जवाब नहीं होगा।
हो सकता है आपने नहीं सुना हो कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में उद्धव ठाकरे अलग अलग रैलियों में क्या कहते हैं। आप नहीं जानते होंगे कि इस दौर में ममता बनर्जी भी बंगाल में क्या कह रही है। और यह भी हो सकता है तेजस्वी यादव, जो रोजगार को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया, उसके आगे कोई आवाज आपको सुनाई दे नहीं रही होगी। यानी विपक्ष की सारी कही बात इस दौर में लापता है, गायब है। और दुनिया भर में खुल्लम खुल्ला यह शोर मचा हुआ है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं और सत्ता अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। और देश के भीतर ऐसी कोई मनमानी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, और जिसको दिखाई दे रही है उसके द्वारा कही गई बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं सुनाया ही नहीं जा रहा है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है जहां पर 3 बातें उसे अब तय करनी है। पहली बात, जैसे ही राजनीतिक सत्ता बनेगी वैसे ही इस देश के नौकरशाह, इस देश की न्यायपालिका, इस देश का मीडिया एक झटके में बदल जाएगा। और इसको बदलने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि अब सत्तानुकूल ही ये तीनों प्रतिष्ठान होंगे और उसको बदलना जरूरी होगा। अगर सत्ता बदले और नहीं बदले तो दूसरी तरफ यही सत्ता रहे तो उनके अनुकूल और ज्यादा राग गाए जाएंगे। ये पहला सवाल जो शायद सबसे बड़ा है। दूसरा सवाल, जो कॉरपोरेट की हिस्सेदारी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए होती थी, अब उसको भी निर्णय ले लेना है कि जिसकी सत्ता रहेगी उसी को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वहीं से लाइसेंस और एनओसी निकलेगा। इससे हटकर कुछ नहीं। तो जब सत्ता बदले तो दूसरे राजनीतिक दलों के दूसरे कॉरपोरेट होंगे, उनकी कुछ अपनी चाहते होंगी, उनके लिए पॉलिटिकल फंडिंग होगी। यानी एक झटके में इस देश के भीतर में चलने चलाने वाले संस्थान दोनों सत्ता के ही हो, यह मैसेज जा चुका है। और यहां पर एक तीसरा सवाल है, इस देश की जनता अगर उसने खुद को राजनीतिक दलों में नहीं बांटा है तो वो कहां पर खड़ी है, और राजनीतिक तौर पर उनके मुद्दे कोई सुनने को तैयार नहीं है, तब वो क्या करे। ये जो तब वो क्या करे का सवाल ही 2024 का चुनाव है। और इसी को लेकर सत्ता घबराई हुई है कि कहीं जनता राजनीतिक तौर पर जागृत होकर अपने सवालों को उठाते उठाते पोलिंग बूथ में पहुंचकर ईवीएम का बटन ना दबा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।